आज हम लोग को पढ़ना है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, उससे पहले कल जो पढ़े थे थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। कल मैप वाला नोट्स डाले थे ग्रुप में, आप लोग देखे थे उसको? वो क्या है ना कि रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसका आप फोटो कॉपी निकलवा के और जहां पे पढ़ते हैं ना वहां पे लगा दीजिएगा। मैपिंग जितना अच्छा होगा भूगोल उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दो तीन चीज है उसमें, मेनली वही वाला आता है, फिर पहाड़ वहाड़ वाला तो सब हम करवा देंगे यहाँ पे। पर वो जो उसमें जो फैक्ट है ना बहुत सारा है, तो उसको आप लगा दीजिएगा। और हम लोग चलते हैं कल वाला थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा भारत जो था मान लेते हैं इस तरीके से। एक आइडिया के लिए, ठीक है। और इसी तरह का भारत का आकृति है, समचतुष्कोणीय, ठीक है। कल बताए थे चतुष्कोणीय आकृति है भारत का। तो यहां पे कुछ पॉइंट जो फैक्ट हम लोग को याद रखना है कि भारत का ऑफिशियल जो नेम है, नेम अपने देश का ऑफिशियल नेम क्या है, तो हम आपको बताए थे या तो भारत बोल सकते हैं या फिर इंडिया बोल सकते हैं, भारत या इंडिया। बाकी जो इसका प्रचलित नाम है, ठीक है, उसमें हम आपको बताए थे कि आप जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, उसके बाद भारतवर्ष, ये सब बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पूरे देश का अपना जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जो आपको याद होगा विश्व के क्षेत्रफल का, बताइए पॉइंट फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि अपने देश का जनसंख्या कितना है, तो 1 अरब 21 करोड़ है। और आपको याद रखना है विश्व के जनसंख्या का बच्चों कितना है? 17.5% है। विश्व के जनसंख्या का 17.5% है अपने देश की जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो जनसंख्या के क्रम में कौन कौन से देश आएंगे, तो सबसे पहला पे तो आ जाएगा जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वो है क्या? चीन। दूसरा पे आ जाएगा अपना भारत। तीसरा पे आपको बताए थे अमेरिका। तीसरा पे कौन? अमेरिका। चौथा इंडोनेशिया और पांचवा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो आपको हम बताए थे क्षेत्रफल के आधार पे कि कौन कौन सा कंट्री है। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश है कौन? रूस। फिर उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद बोलिएगा ब्राजील, उसके बाद
ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7वां स्थान पे भारत, और 8वां पे कौन है? अर्जेंटीना है। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रफल के आधार पे भारत से जो बड़े देश हैं वो इस क्रम में है, और जनसंख्या के आधार पे इस तरह से देशों का क्रम है। अब आप यहां पे आ जाओ, मैप में आ जाओ। ये सब सिर्फ हम रिकैप ले रहे हैं, आपको पहले से बताया हुआ है सारा कुछ। ठीक है, अब कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करिए, बताइए जवाब यहां पे जो हम पूछे। भारत का बच्चों जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको किस नाम से जानते हैं? बोलिएगा। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। और मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। उसके बाद यहां पे बताइए जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? गौर माता, गौर माता। और जो सबसे पूर्वी हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? किबिथु। क्या बोलते हैं? किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और ये गौर माता कहां है? गुजरात में। इंदिरा कौल कहां? लद्दाख में। और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक, आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये कन्याकुमारी है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहां पे जो इंदिरा कौल है ये है, याद है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, फिर यहां पे जो गौर माता है इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। हिस्सा भारत का पश्चिमी है लेकिन देशांतर पूर्वी है। यहां पे किबिथु का आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर। तो यह हो गया पूरा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, याद करिए। 3, 2, 1 ऐसे बोले थे याद करने के लिए। 3, 2, 1 और लास्ट में 3 और 1 जोड़ दीजिए, अंतिम वाला और शुरू वाला 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। उसके बाद बच्चों यहां से यहां तक का दूरी हम आपको बताए थे 2933 किलोमीटर। अगर कहेगा कि बताओ भारत के उत्तर दक्षिण जो लंबाई है और पूरब पश्चिम जो लंबाई है दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, तो इसमें से घटा लेंगे, घटाने के बाद शायद 281 किलोमीटर आपका 3214 और 2933 घटाइए, 1 हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, यानी 281 किलोमीटर का डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, 281 किलोमीटर। उसके बाद बात किए थे हम लोग कि ये जो यहां से स्थलीय भाग है, ये जो है ना भारत का, ये क्या है, स्थलीय भाग है, स्थलीय सीमा है। तो यहां से यहां तक का जो टोटल लंबाई होगा ये होगा कितना, 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद बच्चों यहां से ये सब जो है ये भारत का जलीय सीमा है, इधर समुद्र है, तो इसका जो लंबाई होगा ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे जो इधर जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर जो आपका लक्षद्वीप है, इसको भी जोड़ दें इसमें, तो प्लस इसमें प्लस द्वीप कर दें, प्लस क्या कर दें, द्वीप कर दें तटीय भाग में, तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहां तक सब पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद कहेगा कि कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो इधर 9 राज्य है, 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो 9 राज्य कौन कौन है, यहां पे है आपका, इधर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद गोवा है, उसके बाद आपका कर्नाटक है, उसके बाद यहाँ पे केरल है, फिर उसके बाद इधर तमिलनाडु है, तमिलनाडु,
फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो टोटल क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो टोटल 9 राज्य जो है तट रेखा से लगा है। अब इधर वाला जो राज्य है ना, इधर गुजरात से लेके इधर जितना जो राज्य है यहां से लेके यहां तक, ये किसी न किसी देश से टच रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा है तो इधर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, फिर उसके बाद अफगानिस्तान हो जाएगा, इधर आइएगा तो चीन हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, इधर भूटान हो जाएगा, फिर इधर चीन और म्यांमार हो जाएगा। तो इधर वाला जो स्थलीय सीमा है वो किसी न किसी देश से टच करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किस किस देश से हमारा बाउंड्री लगता है। तो हमारा बाउंड्री लगता है किससे, बताइए, बांग्लादेश से लगता है, बांग्लादेश से लगता है। इसको एक बार और याद कर लेते हैं, ठीक है, कल लिखवाए थे, बांग्लादेश से, फिर उसके बाद चीन से लगता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान और लास्ट में अफगानिस्तान। कौन बोलिएगा साहब कि किसके साथ कितना सीमा रेखा लगता है, बताइए, हाथ उठाइए। कितने लोग को याद हो गया है कि किसके साथ कितना, सबसे ज्यादा किसके साथ, बांग्लादेश। तो ये तो पक्का याद रखना है कि 40-96 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ, 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर। अब बच गया बीच वाला, हमको याद रखना है, ठीक है। तो चीन के साथ हम बताए थे 4 में से 1 घटाइए, 3488 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तानी, दोनों दुश्मन है, दोनों क्या है, दुश्मन है, तो दोनों में 3 आएगा, ठीक है, दोनों में 3 आएगा। तो 3488, 3323 किलोमीटर। फिर उसके बाद नेपाल, म्यांमार और भूटान से थोड़ा थोड़ा लगता है। नेपाल से 1751 किलोमीटर, इससे थोड़ा सा कम 1643 किलोमीटर, और भूटान से 600। इस तरह से हमारा सीमा रेखा भिन्न भिन्न देशों के साथ लगता है, ठीक है। फिर आगे हम बताएंगे कि बांग्लादेश से कौन कौन राज्य लगता है, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये बांग्लादेश से लगता है। चीन के साथ लद्दाख लगेगा, उत्तराखंड लगेगा, सिक्किम लगेगा और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ गुजरात लगेगा, राजस्थान लगेगा, पंजाब लगेगा, ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख लगेगा। और नेपाल से हमारा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, और पश्चिम बंगाल लगेगा। तो ये सब याद हो जाएगा, आपको हम ट्रिक से याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आपको हम बताए थे कि कुछ सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। जैसे एक पूछा जाता है रेड क्लिप लाइन, रेड क्लिप लाइन किसके किसके बीच में है। दूसरा मैक-मोहन रेखा पूछा जाएगा, मैक-मोहन रेखा। और क्या पूछा जाएगा, डूरंड रेखा पूछा जाएगा। याद रखिएगा, जो ये रेड क्लिप लाइन है वो 14 अगस्त 1947 को रेड क्लिप के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैक-मोहन रेखा 1914 ईस्वी भारत और चीन के बीच में है। और डूरंड रेखा 1896 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत से थोड़ा सा लगता है, एक्चुअल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, चूंकि पहले पाकिस्तान भारत में था तो भारत और अफगानिस्तान के साथ में था, लेकिन अब पाकिस्तान अलग हो गया तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रूप में है। और भारत के साथ मात्र कितना लगता है, 100, यही वाला जो लद्दाख वाला हिस्सा है 106 किलोमीटर वही लगता है। तो ये था हमारा पिछले क्लास का रिकैप जो हम लोग पढ़े थे। कुछ कुछ पॉइंट और था तो ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अब आज हम लोग को जो पढ़ना है उसकी बात करते हैं, चलिए। ये था भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब भारत को प्राकृतिक रूप से हम कितने तरीके से बांट सकते हैं, इसका भौतिक विभाजन कैसे होगा उसको देखते हैं। तो चलिए,
भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक, तो भारत जो है वो जब आप देखिएगा तो भौतिक मतलब होता है ना कि उसमें आदमी का कोई रोल नहीं है, नेचर ने उसको अपने हिसाब से कई भाग में बांट दिया है। तो जिस तरह से इसका अवस्थिति है, जैसे नीचे में हिंद महासागर है, ऊपर में आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान वाला क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, समुद्र के किनारे किनारे वाला जो इलाका है तटीय प्रदेश हो गया, और उसके बाद भी हमारा समुद्र में भी कुछ भूभाग है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह हो गया। तो इस आधार पे भारत को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो टोटल भौतिक आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। 6 भाग कौन कौन है? तो पहला देखिए, पहला है उत्तर, ध्यान से सबसे उत्तर में चलते हैं। तो सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। क्या है? यानी उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, और वही पर्वतीय क्षेत्र उत्तर से लंबी श्रृंखला है, और आगे चल के जो उत्तर पूर्वी भारत है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, तो उसमें भी वही पहाड़ी जाता है, ऐसे ऐसे गया और जाके ऐसे टर्न ले लेता है। और वो पहाड़ी जो है हिमालय श्रृंखला, वो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होकर और फिर वही म्यांमार में चला जाता है। कहां चला जाता है? म्यांमार में चला जाता है। तो भारत वाला क्षेत्र में जब वो रहेगा, भारत नेपाल के क्षेत्र में, तो उसको हिमालय पर्वत बोलते हैं। वही जब म्यांमार में मुड़ जाता है तो उसको अरकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हो रहा है रिकॉर्ड कि कुछ लिख रहा है? लिखा नहीं है कुछ? ठीक है। तो भौतिक आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला हो गया उत्तर एवं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर एवं उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर यानी भारत के उत्तर में, और उत्तर पूर्व हमारा कौन सा हिस्सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। मुख्य रूप से 3 राज्य में पहाड़ी मिलता है, नागालैंड में भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आएंगे तो हिमालय के नीचे एक पूरा नदियों, चूंकि हिमालय से नदियां निकलती है बहुत सारा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इस तरह से जो नदियां निकलती हैं, तो नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो निक्षेपों को बिछा देती है, जिससे बहुत बड़े उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। तो भारत में भी गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के द्वारा एक बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो अगला हिमालय के नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। फिर उसके बाद मैदान से नीचे आइएगा तो पठारी प्रदेश है। मैदान से नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है? पठारी प्रदेश है। ठीक है, तो पठारी प्रदेश है तो उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका हो गया, एमपी छत्तीसगढ़, उसके नीचे जाएंगे आंध्र प्रदेश में बघेलखंड वगैरह जो पठार है, तो वो सब जो आ जाएगा वो हमारा किसमें आ जाएगा?
प्रायद्वीपीय पठार में आ जाएगा, कर्नाटक वाला कुछ हिस्सा। चौथा, राजस्थान वाला जो इलाका है, जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, वो क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बाद अगला हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसको थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान में थार का मरुस्थल। उसके बाद आपने देखा कि 9 राज्य जो हैं वो समुद्र से लगे हुए हैं, तो तटबंध भी बना रहे होंगे, यानी तटीय प्रदेश। तो अगला होगा तटीय यानी समुद्र के तट के नजदीक वाले जो इलाके होंगे, तटीय प्रदेश। और सबसे छठा होगा जो हम आपको बोले कि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में कुछ भूभाग जो है, कुछ द्वीप भी हमारे पास हैं। तो द्वीप समूह। तो ध्यान रखिएगा, भारत को भौतिक आधार पे टोटल कितने भाग में बांट सकते हैं? 6 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? 6 भाग में बांट सकते हैं। तो पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। पर्वत के नीचे में एकदम दिमाग लगाइए खुद से, ठीक है, इमेज करिए, इमेजिंग कि सबसे उत्तर में, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय के नीचे, तो ध्यान रखना है कि पर्वत से जो नदियां निकलती है, मैदानी भाग में प्रवेश करेगा तो बहुत सारा जलोढ़ निक्षेप होगा, तो मैदान का निर्माण होगा। मैदान के नीचे वाला जो हिस्सा है वो पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और नीचे वाला गुजरात से लेकर हमारा पश्चिम बंगाल तक का जो इलाका है, किनारे किनारे वाला, तटबंध का निर्माण करता है, तो तटीय क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद राजस्थान में मरुस्थल बनता है, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है। तो टोटल 6 भाग में बांट सकते हैं भारत को मुख्य रूप से, ठीक है। कहीं कहीं पे 4 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो 4 कैसे लिखा रहता है कि वो गायब कर देगा, आपका तटीय प्रदेश को गायब कर देगा, द्वीप समूह को गायब कर देगा, यानी कुछ ना कुछ आपस में क्या करेगा, इसी को मर्ज कर देगा। तो मर्ज करने से 4 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में और एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? 6 भाग में बांट सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर एवं उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र। टोटल 2 क्लास लगेगा इसमें, क्योंकि यहां से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है और बहुत सारा आपको कंफ्यूजन भी होगा इसमें कि बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे बनिहाल दर्रा है तो किसको जोड़ता है, लिपुलेख दर्रा है तो किसको जोड़ता है, हमको जाना है तिब्बत में जाना है तो तिब्बत जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो भारत में आक्रमणकारी आते थे वो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करते थे, ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेगा। बुग्याल और प्यार क्या होता है, उत्तराखंड में जो घास के मैदान होता है उसको क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय के कितने भाग है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंफ्यूजन वाला सवाल, जल्दी टॉपिक क्लियर नहीं होता है बच्चों को। हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन में पूरा पर्वत आपका निपटा देंगे, दर्रा से लेके सब कुछ टोटल रद्द कर देंगे, इसको टेंशन मत लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, टोटल 6 भाग है, बारी बारी से सबको पढ़ना है आपको, ठीक है। इसको भी पढ़ना है। मैदान से कम सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ से कृषि जो होगा उसके बारे में अध्ययन करना होगा, ठीक है। पठार से ठीक ठाक सवाल पूछे जाते हैं, कहां से कौन सा खनिज वगैरह, वो अलग भी चैप्टर है। और पठार भी पूछा जाएगा कि कौन सा पठार किस क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसे बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, बघेलखंड का पठार कहाँ है, इस तरह से पूछा जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र से कम सवाल आते हैं, ठीक है। तटीय प्रदेश से भी सवाल बनते हैं, उसको भी देखेंगे कि कौन सा, गोवा के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट क्या होता है, केनरा तट क्या होता है, उत्तरी सरकार तट कहां से कहां तक है। और द्वीप समूह से भी ठीक ठाक सवाल बनते हैं। यानी आपका इंपोर्टेंट हो गया, एगो ये वाला इंपोर्टेंट है, उसके बाद आपका यहां से ठीक ठाक सवाल बनता है, फिर उसके बाद यहां से 3 जगह से, और उसके बाद अब एक और, तो यहां से 4 से अच्छा खासा संख्या में सवाल बनता है। तो चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं। पहला आज स्टार्ट करेंगे उत्तर एवं उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र या प्रदेश, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र
तो इसमें मुख्य रूप से हमारा आता है हिमालय पर्वत। कौन आता है? हिमालय पर्वत आता है। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला, पूरा चेन है इसका, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो हिमालय के बारे में कहा जाता है कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो पूरी दुनिया जो था, पूरी दुनिया, ये मान लीजिए पूरा पृथ्वी है हमारा, ठीक है, और ये जो पृथ्वी है ये दो भाग में बटा हुआ था। ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको बोलते थे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग था इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये पूरा पृथ्वी का बात कर रहे हैं हम लोग। पूरा पृथ्वी जो है वो दो भाग में इसको बांटा जाता था। जो ऊपर वाला भाग था अंगारा लैंड और जो नीचे वाला भाग था उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। अब बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर। तो क्या होता था कि जितने भी मलबा होते थे, कूड़ा कचरा मलबा वगैरह, वो अंगारा लैंड से आके कहा जाता था टेथिस सागर में, और गोंडवाना लैंड से भी सारा मलबा कहा जाता था टेथिस सागर में। इस तरह से टेथिस सागर धीरे 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 छिछला होता गया, यानी धीरे धीरे भरता गया। ठीक, उसकी गहराई कम होती गई। फिर क्या हुआ कि कुछ वर्षों के बाद, कई हजार सालों के बाद, जो पृथ्वी के जो प्लेट हैं, ठीक है, उन प्लेटों में हलचल हुआ, हलचल। और हलचल होने से क्या हुआ, देखिए ये जो अंगारा लैंड है इसमें एशिया वाला भाग आता था। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यूरोप आ जाएगा, उसके बाद आपका चीन आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा एशिया इसमें आ जाएगा, पूरा एशिया इसमें आ जाएगा। ठीक है, अभी जो गोंडवाना लैंड था, ये गोंडवाना लैंड में आता था आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और ध्यान रखिएगा भारत, भारत भी कहां, गोंडवाना लैंड में। ठीक है, भारत भी गोंडवाना लैंड में, और आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है वो आते थे गोंडवाना लैंड में। तो हुआ क्या, जैसे एक अलग चैप्टर है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, या जिसको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में होता है। ठीक है, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको हम, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है ना उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्लास 11th वाला जो एनसीईआरटी है उसका जो शुरू का 4 चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, 68 और 69 बीपीएससी में टोटल भर भर के सवाल सारा वही 4 चैप्टर से भूगोल वाला पूछ लिया था, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। तो भौतिक भूगोल पढ़ना चाहिए। तो इसमें आगे हम बताएंगे, अभी काम की बात खाली करते हैं, हम लोग को पहुंचना है हिमालय पर्वत पे, क्योंकि बात भारत का हो रहा है तो पूरी दुनिया से बस उतना ही रेफरेंस लेंगे जो काम का चीज होगा। तो हुआ क्या कि कई हजार सालों के बाद, बीतने के बाद, भारतीय प्लेट में हलचल हुआ। ठीक है, और ये हलचल हुआ तो ये भारतीय प्लेट जो है ना ऊपर की ओर खिसका, ऊपर की ओर खिसका। तो ऊपर की ओर खिसका तो क्या हुआ कि ऊपर की ओर खिसका और यूरेशियन प्लेट से टकराया। अभी जो प्लेटें होती है ना वो पृथ्वी पे नहीं होती, पृथ्वी के अंदर होती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर होती है प्लेटें, मतलब पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ होता है, लावा मैग्मा, और वो लावा मैग्मा पे जो पृथ्वी की प्लेट होती है, महाद्वीपों का जो प्लेट होता है, वो प्लेट उस लावा मैग्मा पे तैरते रहता है। ठीक है, तो जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसका, तो उत्तर की ओर खिसका तो जो यूरेशिया वाला प्लेट था, एशिया और यूरोप जो मिलता है ना उसको यूरेशिया कहते हैं, तो यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो आप समझिए इधर से एक प्लेट है, इधर से, अब इधर से कुछ मटेरियल जाकर आपस में टकरा रहा है, अब बीच में दलदल है, बीच में क्या है, दलदल है। तो जब ये टकराएगा तो ये दलदल ऊपर की ओर उठेगा कि नहीं उठेगा, उठेगा ना। आप ढेर सारा कीचड़ ले लीजिएगा,
कीचड़ वाला जहां पे कहीं पे होगा, अब इधर से एगो ईंट खिसका के लाइएगा, अब इधर से एगो ईंट खिसका के लाइएगा, दोनों आपस में टकराई, कीचड़वा ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो वही क्या हुआ कि जब भारतीय प्लेट ऊपर की ओर खिसका, तो ऊपर की ओर खिसका, यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो जो बीचवा में टेथिस सागर था ना, जिसमें मलबा जमा हो रहा था, उसमें वलन पड़ गया, वो सब मलबा ऊपर की ओर उठ गया, और वही उठ गया और वही हो गया हिमालय पर्वत। ठीक है, इसी को क्या नाम दिए? हिमालय पर्वत नाम दिए। और आज भी ये प्रक्रिया जारी है। इसलिए जब अलग अलग समय में हिमालय पर्वत की ऊंचाई मापी जाती है तो पता चलता है कि कुछ ऊंचाई क्या हो गया, बढ़ गया, कुछ सेंटीमीटर हिमालय बढ़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय जो है युवा अवस्था में है अभी, मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है, अभी इसका ऊंचाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब अभी ये वृद्ध नहीं हुआ है, अभी ये युवा अवस्था में है। तो चलिए बात करते हैं, अभी सब हो ही गया, समझ ही गए कि हिमालय आया कहां से, यही समझना था। इसको खत्म करते हैं यहां से अब। ठीक, उत्पत्ति, हिमालय पर्वत, उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत। तो हिमालय के उत्पत्ति के सिद्धांत जो है, दो सिद्धांत प्रचलित है। एक है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ई वेगनर के द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वेगनर। किसने दिया था यह सिद्धांत? अल्फ्रेड वेगनर। और 1960 ईस्वी में कब दिया गया था? पर ये अच्छे से इसकी व्याख्या नहीं कर पाती है, मान्यता इसको भी है लेकिन ये अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाता। सबसे अच्छा व्याख्या करता है प्लेट, दूसरा जो है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। किसने दिया था? हैरी हेस ने यह सिद्धांत दिया था और यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ठीक है, कहा जाएगा हिमालय पर्वत कैसा है? याद रखिएगा वलित पर्वत है और अभी युवावस्था में है, अभी युवावस्था में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें आगे तो इसका जो विस्तार है, विस्तार की बात करें हिमालय पर्वत का, तो ये पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होता है। नंगा, ये सब आगे आएगा, हम बताएंगे। नंगा पर्वत से शुरू होता है और सबसे पूर्वी हिस्सा जो भारत में जाएगा, भारत में पूरब में जो जाएगा वो है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पश्चिमी हिस्सा कहां है? नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो लद्दाख के पूरब में है, लद्दाख के पूरब से ही शुरू होता है और सबसे पूर्वी हिस्सा जो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश में चला जाएगा और नामचा बरवा। इसका कहेगा पूरा हिमालय का कि औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कहेगा तो औसत ऊंचाई जो है 6100 किलोमीटर। जब महान हिमालय की बात करें तो 6100 किलोमीटर औसत ऊंचाई है इसकी। और सर्वाधिक सर्वोच्च चोटी का अगर बात करें, सर्वोच्च चोटी का बात करें तो क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, ये ऊंचा है। कहीं कहीं पे 8850 भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसको नेपाल में, याद रखिएगा, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में एवरेस्ट चोटी को किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। और
तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। ये जो औसत ऊंचाई है ना, ये किसका ऊंचाई बताए हैं हम? महान हिमालय का। हिमालय मतलब महान हिमालय, ठीक है, जो मुख्य श्रृंखला है। तो महान हिमालय का औसत ऊंचाई कितना है? 6100 किलोमीटर। वही आइएगा मध्य हिमालय का, तो 3700 से 4000 या 4500 तक जाएगा, 3700 से 4500। तो ये भारत में हिमालय पर्वत कहां से शुरू होता है? तो पश्चिम में शुरू होता है नंगा पर्वत से, ठीक है, और पूरब में लास्ट कहां कर जाता है? नामचा बरवा पे। औसत ऊंचाई 6100। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पूछा जाता है एग्जाम में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। और तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? चोमोलुंगमा। और हिमालय के उत्पत्ति से संबंधित कितने सिद्धांत? 2, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या था? तो देख लो एक बार, भौतिक आधार पर भारत को कितने भाग में? 6 भाग में। उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्राय द्वीपीय पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लोग देखें, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो उत्पत्ति का सिद्धांत है महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जो वेगनर के द्वारा 1960 में दिया गया था। दूसरा और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो हैरी हेस और मैकेंजी के द्वारा दिया गया था। और हिमालय कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है। ये सब ऐसा सवाल है जो हिमालय से इधर उधर फेंकाल चलता है, ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डिप्थ में है कि ये कहां से शुरू होता है? तो पश्चिम में नंगा पर्वत से, जो कि लद्दाख का पूर्वी हिस्सा है, और पूरब में लास्ट कर जाता है कहां? नामचा बरवा। इसके बाद वो प्रवेश कर जाता है म्यांमार में। कहां चला जाता है? म्यांमार में चला जाता है। तो भारत में जहां तक था वहां तक देख लिए। औसत ऊंचाई 6100, सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेपाल में सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। अब आते हैं हम लोग भारत में जो हिमालय पर्वत हम लोग को पढ़ना है। ये सब बेसिक बात था, ठीक है, जो एक स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, तो इसीलिए इसका चर्चा कर रहे थे हम लोग। अब हिमालय पे आते हैं, ठीक है। तो हिमालय का उत्तर से, हिमालय का उत्तर से दक्षिण अगर देखें, उत्तर से दक्षिण कुल चार समानांतर श्रेणियां हैं। टोटल कितने समानांतर श्रेणियां हैं? 4। टोटल 4 श्रेणी है उत्तर से लेकर दक्षिण में, ठीक है। उस मैप में भी हम लोग देखेंगे। अभी बस आप जितना फैक्ट बता रहे हैं वो फैक्ट देखिए। मैप पे चलेंगे हम लोग वापस, जब सीख ही जाएंगे, सब याद रहेगा, तो मैप पे देखे नहीं आ रहा है, सब देखने आ जाएगा। मेन चीज है कॉन्सेप्ट पकड़ना, ठीक है, समझना। मैप पे दिखाना सब लिखल रहता है, हमको भार नहीं पड़ेगा, तुरंत 2 मिनट में दिखा देंगे सब। तो याद रखिए कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर बोलेंगे ऊपर, दक्षिण बोलेंगे नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर। तो उत्तर से दक्षिण टोटल कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां हैं। कौन? सबसे पहले ऊपर ये वाला रहेगा श्रेणी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहां से यहां तक पूरा लंबे आएगा ये वाला श्रेणी। फिर उसके बाद ये वाला अगला जो है कटा छटा श्रेणी रहेगा, और उसके नीचे एक श्रेणी आएगा, ठीक है। इसको आप कंटिन्यूअस भी कर सकते हो, ठीक है, इसको कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से टोटल 4 श्रेणियां हैं उत्तर से लेके दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ये जो है सबसे उत्तर में, जो है सबसे उत्तर में, इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय, या इसी को बोल सकते हैं आप तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, हिमालय का सबसे उत्तरी जो हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो कंटिन्यूअस जो देख रहे हैं, यही आपका यहां से लद्दाख से लेकर सीधे कहां तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। इसी के बारे में बात कर रहे थे, मुख्य हिमालय यही है हमारा, ठीक है। अब इसी में सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे नंगा पर्वत, और यहाँ पे आ जाएगा नामचा बरवा। तो ये है महान हिमालय, महान हिमालय, या इसी को कहेंगे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, या इसी को कहेंगे हिमाद्री। क्या कहेंगे? हिमाद्री। ये तीन नाम याद रखिएगा। तो महान हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और तीसरा वाला जो कटा छाटा इलाका जो दिख रहा है, तो बीच बीच में कटा छाटा है, डिसकंटिन्यूअस है, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, या इसी को बोलते हैं हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, ठीक है, हिमाचल हिमालय। और सबसे बाहरी वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, तटीय प्रदेश, यानी पर्वत के तट में जो सबसे निचला हिस्सा, इसको बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। क्या बोलते हैं? शिवालिक श्रेणी बोलते हैं, या इसी को बाह्य हिमालय भी बोलेंगे, बाह्य हिमालय बोलेंगे, बाह्य हिमालय बोलेंगे, ठीक है। तो एक टोटल ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की बात करें, हम आगे पूरब से पश्चिम में बताएंगे कि कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो होता है नदियों के आधार पे। किस आधार पे? नदियों के आधार पे, कि सिंधु और सतलज के बीच में जो क्षेत्र आएगा उसको क्या कहेंगे, सतलज और काली नदी के बीच में जो क्षेत्र आएगा उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है उत्तर से दक्षिण का विभाजन। तो सबसे उत्तर में कौन है? ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद कौन है? महान या बृहद हिमालय। फिर उसके बाद कौन है बच्चों? मध्य हिमालय। और सबसे लास्ट में कौन है? चौथा शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो है, माना जाता है कि वो हिमालय का भाग नहीं है, वो पहले से ही था, ठीक है। यानी वो हिमालय से भी क्या है? पुराना है, हिमालय से पुराना है। और वो जो मेन हमारा जो हिमालय है, उसका वो भाग नहीं है। तो इसमें कोई दिक्कत है? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण किसकी बात कर रहे हैं? हिमालय का। उत्तर से दक्षिण हिमालय का बात कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे उत्तर में कौन मिलेगा? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। बोलिए, सबसे उत्तर में कौन मिलेगा? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मिलेगा। फिर इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय मिलेगा, बहुत बढ़िया, महान हिमालय मिलेगा। उसके बाद मध्य हिमालय मिलेगा, मध्य हिमालय मिलेगा। और सबसे लास्ट में क्या मिल जाएगा? शिवालिक। सबसे लास्ट में क्या मिल जाएगा? शिवालिक मिल जाएगा, ठीक है। बोतल नहीं है, शिवालिक मिल जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक। पानी वाला ही है वो, ठीक है। लाओ, मेरा भी कंठ सूख रहा है। कल मौसम ठीक था, आज फिर थोड़ा गर्मी बढ़ गया है। तो इसमें कोई समस्या है? बताइए। याद हो गया? उत्तर से दक्षिण, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री, फिर उसके नीचे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक। इन नामों में याद रखना है कि महान हिमालय को और किस नाम से जानते हैं। और उसके बाद तीन नाम बताएं, महान हिमालय, बृहद हिमालय, और उसके बाद कहा जाएगा हिमाद्री। किसको हिमाद्री के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन में ये सब डाला रहेगा, मतलब छोटा छोटा सवाल, ग्रुप डी लेवल का। मध्य हिमालय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाचल भी बोलते हैं। और शिवालिक को ही क्या बोलते हैं? बाह्य। आगे बढ़े।
ट्रांस हिमालय का शुरुआत करते हैं, ट्रांस हिमालय। तो अब इसमें चलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। देखो भाई, ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं। पहली बात, कहा जाता है कि ये मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। और हम कह सकते हैं हिमालय से पहले का है, हिमालय से पहले का है, हिमालय से पहले का है। इसको पार हिमालय भी कहा जाता है, पार हिमालय यानी हिमालय के पार, पार हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, इसमें भी उत्तर से दक्षिण क्रम, पर्वतों में और नदियों में क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे गंगा में पूर्वी तट से आके मिलने वाला उत्तर से दक्षिण क्रम में सजा दीजिए, ठीक है। या दक्षिणी तट से आके मिलने वाला पूर्व से पश्चिम क्रम मिला दीजिए। तो इस तरह से यही जो सवाल बनता है ना, भूगोल बहुत आसान सब्जेक्ट है। कारण है ना कि सिलेबस छोटा है, ठीक, सिलेबस छोटा है, भूगोल का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। पॉलिटी में बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है, नया नया सवाल बनाया जा सकता है। इतिहास में भी इधर से उधर, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में इतना सवाल बन सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। इतना सारा राजवंश है प्राचीन भारत में, ठीक है। पर भूगोल में नया सवाल नहीं बनाया जा सकता, जो है वही एग्जिस्ट करता है, नया कुछ बनता नहीं है। तो इसीलिए ये आसान है। बस एक बार पूरा फैक्ट आप बढ़िया से समझ गए, देख लिए, तो बस खाली रिवीजन करना है, ठीक है। अब मेन सेक्शन जो होता है ना, वो हिमालय और नदी वाला ही सेक्शन होता है। फिर उधर चलिएगा तो खनिज में, कृषि में, या मानसून समझने वाला टॉपिक है, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। एक बार समझ गए बढ़िया से दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, तो परेशान नहीं करेगा, वो जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि वो मैथ जैसा समझा देंगे आपको। पर इस समझने से ज्यादा याद रखना है, इसीलिए भारी है। तो देखिएगा ध्यान से, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की मुख्य श्रेणियां कौन कौन है? तो आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण का बात हो रहा है, के एल जे, ठीक है, के एल जे। यानी ट्रांस हिमालय में भी, ट्रांस हिमालय को भी तीन भाग में बांट सकते हैं, उत्तर से दक्षिण। सबसे उत्तरी जो हिस्सा है इसको बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं लद्दाख, और उसके बाद ये है जोस्कर, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। तो ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन है? काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण में कौन है? लद्दाख, और लद्दाख के नीचे कौन है? जोस्कर है। यानी कुल इस तरीके से इसका आएगा, इस तरीके से श्रेणी आएगा इसमें। यह है काराकोरम, यह है लद्दाख, और यह है जोस्कर। इधर लिखते हैं क्योंकि इधर और कुछ लिखेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। और एक आध को डाल दे तो वो आ जाता है मध्य हिमालय में, जो पीर पंजाल है उस श्रेणी आता है जे के बाद। पर यहाँ पे नहीं, ट्रांस हिमालय में यही तीन गो है, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, ठीक है।
काराकोरम को याद रखिएगा। काराकोरम, काराकोरम जो श्रेणी है इसको कहते हैं उच्च एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। कौन? काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। और काराकोरम का जो सर्वोच्च चोटी है वही है, इसी का सर्वोच्च चोटी है केटू। काराकोरम का ही सर्वोच्च चोटी क्या है? केटू है, केटू। और केटू को ही हम लोग बोलते हैं गाडविन आस्टीन, गाडविन आस्टीन, गाडविन आस्टीन, गाडविन आस्टीन। और कहेगा कि भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है, तो यही है भारत का जो माउंट एवरेस्ट है ना, वो भारत का नहीं, हिमालय का सर्वोच्च चोटी है और वो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में है। भारत का सर्वोच्च चोटी जो है वो गॉडविन आस्टीन, लेकिन ये भी भारत के कब्जे में नहीं है। ये भी भारत के कब्जे में, मतलब भारतीय भूभाग में है, पर अभी भारत का वहां पे कब्जा नहीं है। तो भारतीय क्षेत्र में अगर भारत का सबसे ऊंचा चोटी कहेगा कि भारतीय क्षेत्र में, तो कंचनजंगा हो जाएगा जो कि सिक्किम में है। ठीक है, तो उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? काराकोरम को, काराकोरम को। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। और इसी को कहते हैं गॉडविन आस्टीन। ऊंचाई है 8611 किलोमीटर, 8611 किलोमीटर। आप एक भी फैक्ट यहां से मिस नहीं कर सकते हैं, एक एक चीज याद रखना पड़ेगा अगर चाहते हो कि एग्जाम में अच्छा करें तो। ठीक है, एक एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा जितना हम बता रहे हैं। तो काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू या गाडविन आस्टीन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा, कई तरह के यहां पे आपको ग्लेशियर मिल जाएगा, कई तरह के आपको यहां पे ग्लेशियर मिल जाएगा, जैसे बियाफो, बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन, सियाचिन, इस तरह के नाम का आपको क्या मिल जाएगा? ग्लेशियर मिल जाएगा। कहां पे? काराकोरम श्रेणी में। कहां पे? काराकोरम श्रेणी में। ये जो लद्दाख, ध्यान देना, लद्दाख जो श्रेणी है, लद्दाख जो श्रेणी है, इसी पे आपको मिलता है राकापोसी। क्या मिलता है? लद्दाख पे ही आपको मिलता है राकापोसी। राकापोसी पर्वत श्रृंखला जो है वो कहां पे है? लद्दाख में है। अभी दुनिया का तीव्र ढाल, दुनिया का सबसे तीव्र ढाल, दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है, कौन? पर्वत कौन? लद्दाख नहीं, राकापोसी। राकापोसी दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है। और जॉस्कर श्रेणी, बस इतना याद रखना है कि लद्दाख के नीचे होता है, यहां पे कोई फैक्ट आपको याद नहीं रखना है। तो बात क्लियर हो गया। ट्रांस हिमालय क्लियर हो गया। ट्रांस हिमालय में क्या है? ट्रांस हिमालय में क्या है? ट्रांस हिमालय का बात कर रहे थे हम लोग। ट्रांस हिमालय कि बस इसलिए इतना बार लिखा रहा है ना कि आप पहला बैच में हो। ठीक है, इसलिए बार बार लिखा रहा है क्योंकि आप पहला बैच में हो। और जैसे ही बच्चा 200, 250, 300 होता है ना, तो इतना फिर टीचर को गम नहीं रहता है कि सबके याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ गए? वो फिर एक सिस्टम चलने लगता है, और सिस्टम जब चल पड़ा ना तो फिर आदमी झुका ही भी रहेगा ना, तो वहां पहुंचना ही है। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप ध्यान से समझिए। ट्रांस हिमालय में हम लोग क्या किए कि इसका उत्तर से दक्षिण, उत्तर से नॉर्थ, अवी साउथ, इसके 3 श्रेणियां हैं। पहला है के एल और तीसरा है जे, के एल जे। के का मतलब हो गया काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। एल का मतलब हो गया लद्दाख, और जे का मतलब हो गया
जॉस्कर। यहां से जाने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस सब टॉपिक को पढ़ा देंगे कोई के। इतना बार रिपीट हो रहा है कि आपको लगना चाहिए कि हम पढ़ा देंगे। पढ़ा देंगे कैसे? एक काम और करिएगा ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम पढ़ा देंगे। घरे जाके और अपने से यही चीज को ऐसे भुगड़ भुगड़ के लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं खुद से कि कैसे कैसे बताए थे। तो आप सोचिएगा कि भारत को बांटे थे, कैसे बांटे थे? तो सबसे पहले बोले थे पर्वत, फिर मैदान, फिर पठार, फिर तटीय क्षेत्र, फिर मरुस्थल, फिर द्वीप समूह, बट गया। फिर उसके बाद सोचना कि इसके बाद क्या शुरू किए थे? तो हिमालय पर्वत, हिमालय। तो हिमालय में बताएं कि उत्तर से दक्षिण सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु शिवालिक या बाह्य। ध्यान रखिएगा, शिवालिक को लघु हिमालय भी कहा जाता है, ठीक ना? शिवालिक को लघु हिमालय भी। फिर उसके बाद क्या किए थे? तो ट्रांस हिमालय पढ़ाए थे। तो ट्रांस हिमालय में क्या था? तो KLJ बताए थे, KLJ। और नीचे आ जाएगा तो P आ जाएगा, पीर पंजाल। इसी में कौन आता है? पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर और पीर पंजाल, ठीक है। तो काराकोरम में क्या याद करने के लिए बोले थे भाई? तो काराकोरम में बोले थे कि इसका जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, काराकोरम का सर्वोच्च चोटी ये क्या है? केटू। केटू का ही दूसरा नाम क्या है? केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। और इसका ऊंचाई कितना है? हाइट कितना है? 8,611 किलोमीटर, 8,611 किलोमीटर। भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है बच्चों। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? केटू है। तो किलोमीटर ना होगा, वो आसमान में कहां पहुंचा देगा? ऊपरे। भावनाओं को समझिए कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में चांद पका जाना है। 8,611 मीटर या 8 किलोमीटर के आसपास है, ठीक। उसके बाद क्या बताए हम? इसी को ऊंच एशिया की, ऊंच एशिया की रीढ़ कहा जाता है। अब कई तरह के इसमें क्या मिलते हैं? अनेक प्रकार के यहां पे ग्लेशियर मिलते हैं, ग्लेशियर मिलते हैं, ठीक है। माने बर्फ के बड़े बड़े चट्टान जहां से वो पिघलेगा और वहां से पानी निकलेगा, ठीक है। तो ग्लेशियर मिलेगा। लद्दाख के बारे में बताए थे कि यहां पे एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। राकापोसी के बारे में याद रखना है। दुनिया का, पूरी दुनिया का बोल रहे हैं, पूरी दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय आपका हो गया यहां से खत्म, ठीक। ट्रांस हिमालय। आगे बढ़ते हैं और आते हैं कहां पे? महान हिमालय पे। दूसरा हमारा कौन था? महान हिमालय, ग्रेट हिमालयन रेंज, महान हिमालय। तो महान हिमालय में अन्य नाम का बात करेंगे। अन्य नाम बताइए, बोलिए जल्दी बोलिए। बृहद हिमालय, उसके बाद हिमाद्री या हिमाद्री, ठीक है। विस्तार तो याद करिए, पश्चिम में कहा? नंगा पर्वत। पश्चिम में कहा बच्चों? ये नंगा पर्वत कहां छे? नंगा पर्वत लद्दाख में, ठीक है। तो नंगा पर्वत लद्दाख। उसके बाद पूरब में नामचा बरवा कहां? अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत?
याद हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश। इसका औसत ऊंचाई हम बताए थे, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई है इसका 6100 किलोमीटर। इसके लगभग जो चोटी है ना वो 6000 मीटर से ऊपर है, लगभग चोटी 6000 से ऊपर है। तो इसका औसत ऊंचाई कितना हो गया? 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा कि दुनिया के सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी में है। लगातार 1 से लेकर 5 तक दुनिया में जितना चोटी है ना ऊंचा, वो सब यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऊंची चोटियां इसी में है। और इसका सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहां बढ़ेगी? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां? नेपाल में। ठीक है, ऊंचाई कितना? बोलिए जल्दी, ऊंचाई कितना भाई? ऊंचाई कितना इसका? 8848 मीटर, 8848 मीटर। ठीक है, तो इतना चीज याद रखना है। उसके बाद सबसे मेन बात जहां पे लोग फंसेंगे, कहेगा ना कि इसके जितने भी चोटी है पूरब से पश्चिम, चाहे पश्चिम से पूरब, क्रम से सजाइए, क्रम से। तो पीसीएस लेवल का सवाल ऐसी बनता है, मैंने डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछेगा आपसे, वो दिन लद गए। क्योंकि अब एग्जाम सिलेक्ट करने के लिए नहीं लिया जा रहा है, छांटने के लिए लिया जा रहा है। सिलेक्ट करने के लिए कब लिया जाता था? जब हम छोटा बच्चा थे ना, छोटे छोटे थे, तो हमको याद है कि 1 लाख ग्रुप डी के वैकेंसी आता था रेलवे में, 90,000, 95,000। आर्मी का रैली बहाली होता था, जितना लेकिन 5 मिनट के अंदर दौड़ गया सब हो गया, सब एग्जाम देने जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम निकाल लिया, एग्जाम क्वालिफाइंग रख निकाल लिया तो बन गया। तो बहुत सारा नौकरी होता था, समझ गए? अब पता है सीट कितना आएगा? रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कहलाता था। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नियुक्ति अगर कोई करता था, इंडियन रेलवे। सबको लगता था कि कुछ ना होगा तो रेलवे में हो जाएगा, ग्रुप डी वगैरह निकाल लेंगे, ड्राइवर बन जाएंगे। आईटीआई जो कर लिया ना, उसको लगता था कि आईटीआई कर लिए हैं तो ड्राइवर तो बनिए जाएंगे, कॉन्फिडेंस रहता था। अब आप 5 साल के बाद बहाली आएगा, पता है कितना? 8000, 7000 और 3 करोड़ फॉर्म भराएगा। ठीक है, कई जो देश के जनसंख्या से कई गुना ज्यादा फॉर्म भराएगा। तो इसीलिए एग्जाम उसको सिलेक्ट करने के लिए नहीं लेना है, 3 करोड़ में से 3 करोड़ को छांट देना है, उसको हटा देना है। मात्र कुछ हजार लड़कन के सिलेक्शन करना है। तो आप सोच लीजिए कि सवाल कैसा पूछा जाएगा, कैसे वो इलिमिनेट करेगा। तो बहुत तगड़ा पढ़ाई करके आपको तैयार रखना होगा। ये डरा नहीं रहे, पर सच्चाई जानना भी जरूरी है। ठीक है, अभी एसएससी का कोई एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पता है सवाल क्या पूछा था? निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किसका लंबाई अधिक है? ऑप्शन में कैटरीना कैफ, ठीक है, दीपिका पादुकोण, इस तरह से ऑप्शन था। बताओ, ये सवाल पूछेगा बोर्ड। मतलब बोर्ड को ऐसा सवाल पूछना चाहिए कि कैटरीना कैफ की ऊंचाई कितना है, तो कैटरीना कैफ के कैफ के साथ अफेयर था, यहू पूछो आगे आने वाले समय में। ठीक है, ताकि हमको रणवीर कपूर से भी बात करने का मौका मिले और रणवीर सिंह से भी बात करने का मौका मिले। अजीब हाल हो गया है। अभी 2 दिन पहले बीपीएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम लिया है, उसमें सवाल पूछा है कि 26 मार्च 2026 को एक्स पर किस नेता ने सरस्वती जी का वंदना लिखा था? बताओ, तो ये बीपीएससी का सवाल है। अब हम यही काम रह गया हमारा स्टूडेंट का और टीचर का कि ये देखिए कि कौन नेता ट्विटर पे कुछ लिख रहा है, कौन नेता के वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है, कौन नेता कहां चोरी कर इधर आ रहा है, कौन नेता फेसबुक पे क्या लिख रहा है, बस यही बाकी रह गया। उसके बाद इतना ही नहीं,
और एगो सवाल उसी में मोदी जी पे घुसेड़ दिया कि मोदी जी कहां भाषण दे रहे थे तो बोले कि भारत अब बहुत मजबूत हो गया है, भारत बहुत मजबूत स्थिति में हो गया है। भारत इतना मजबूत स्थिति में हो गया है भाई 2014 के बाद कि 72 घंटा के अंदर अमेरिका 3 गो जहाज को मार दिया है उन्हें। अब 3 गो भारत के सेना भी मर गया है, ठीक है, लेकिन एक शब्द ई महामानव विश्व गुरु जी एक शब्द अभी तक नहीं बोले हैं। इतना भारत महान हो गया है। अब लड़ाई हो रहा है ईरान में और अमेरिका में, और पता है अमेरिका ये जो ट्रंप भूरा चाहे इसको आदेश देता है कि सुनो लड़ कोई रहा है, लेकिन जब तक हम नहीं कहे तब तक तोरा रूस से तेल नहीं खरीदना है, हम जब कहेंगे तब रूस से तेल खरीदना है। ये हमारा संप्रभुता रह गया है आज के समय में। तो इसीलिए आपको सच्चाई से सजग रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम देने के लिए भी तैयार रहना है और आपको इतना मजबूत बनना है कि 2000-3000 रुपया लेके जाओगे एग्जाम देने और वहां से निकलने के बाद पता चलेगा ना कि क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे तैर रहा है। उस समय अगर कमजोर पड़ गए ना तो फिर आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक सारे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। किसी के नेता के बेटा को एग्जाम नहीं देना है, वो सब जो है ना वो लेटरल एंट्री से बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाएंगे। कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाएगा तो कोई भेल में हो जाएगा, कोई नया कंपनी खड़ा कर लेगा, सब कुछ न कुछ कर लेगा। हर तरीके से झेलना खाली गरीब आदमी को है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। कल हवलदार का एग्जाम था, कल उसका भी पेपर व्हाट्सएप पे तैर रहा है। मतलब इधर 1 महीना में जितना भी एग्जाम हुआ है उस हर एग्जाम को किसी न किसी तरीके से लीक कराया गया है। अब ये सब नेताओं से मिले जुले लोग अफसर बड़े बड़े होते हैं और वही लोग इस तरह से काम करते हैं। चलिए बात कर रहे थे किसका, महान हिमालय का। तो महान हिमालय का अन्य नाम क्या है, अब तो आपको याद हो गया होगा, रट गया होगा, नोट्स पे भी चलेंगे। बृहद हिमालय या हिमाद्री, विस्तार लद्दाख से शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश तक भारत में इसका विस्तार है। लद्दाख में नंगा पर्वत से लेके पूरब में अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक जाता है। औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है। इतना भयानक फैक्ट ना याद रखना है, 6100 किलोमीटर नहीं पूछेगा कहीं। दुनिया का सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी में है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, सागर माथा, सागर माथा। और तिब्बत में बताए थे क्या, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। ये कहां पे, तिब्बत में, तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है एकदम कंटिन्यूअस श्रेणी है, इसमें कहीं पे कटा छटा नहीं है, लगातार पर्वत श्रेणियां है, ठीक है। तो चलिए महान हिमालय की, हरियर बहुत हो गया, व्हाइट लेते हैं। महान हिमालय की प्रमुख चोटियां, ठीक है, महान हिमालय की प्रमुख चोटियां। तो आप एक तरफ से कहीं से याद कर लो, पूरब से याद कर लो पश्चिम, या पश्चिम से याद कर लो पूरब। तो अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उधर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो पूरब से पश्चिम की ओर हम लिख रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर क्रम, पूरब से पश्चिम की ओर क्रम की बात कर ले रहे हैं। तो सबसे देखिए, सबसे पूरब में चलेंगे ना, तो सबसे पूरब में आपका हो जाएगा नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये नामचा बरवा कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश में। उससे इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ना है, जैसे पूर्वी क्षेत्र है ना भारत का, यहां पे ऐसे बनाइएगा, ऐसे, तो यहां से जो ऐसे आता है यहीं पे, तो उधर वाला जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे आपको मिलेगा सिक्किम। कौन मिलेगा, ये हमारा सिक्किम है, सिक्किम। तो सिक्किम, फिर इधर, यहां से इधर बढ़िएगा ना तो इधर आ जाएगा आपका नेपाल। क्या आ जाएगा,
नेपाल, नेपाल, और नेपाल के बाद इधर शुरू हो जाएगा उत्तराखंड वाला इलाका, उत्तराखंड, क्योंकि बिहार और यूपी में तो इसका हिस्सा है नहीं। बिहार में थोड़ा सा शिवालिक का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जो बिहार का भूगोल पढ़ेंगे ना, सोमेश्वर श्रेणी उसको कहते हैं, जो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, तो वो है। नहीं तो फिर उत्तराखंड में चला जाएगा, फिर इधर लद्दाख की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो उधर से इधर हम लोग बात कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद आपका है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहां पे है? सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। फिर उसके बाद है मकालू, कौन है? मकालू, ठीक है, मकालू, 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 मकालू के बाद है आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद है मंसालू, क्या है? मंसालू। तो मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, मंसालू के बाद है आपका धौलागिरी, धौलागिरी, उसके बाद है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, उसके बाद है कामेत, और उसके बाद आपका आ जाएगा नंगा पर्वत। तो यहां पे देखिए, ये जो पूरा है ना मकालू, मकालू से लेके, मकालू से लेके अब ये अन्नपूर्णा तक, अन्नपूर्णा तक, यहां तक कहां पे है? नेपाल में है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो श्रेणियां है ऊंची ऊंची, वो कहां पे है? नेपाल में है। मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, ये तीन को एक साथ ही याद रखना है, मकालू, माउंट एवरेस्ट और मंसालू। तो इधर वाला तो याद है हमको कि अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, और सिक्किम में आएंगे तो कंचनजंगा। भारतीय क्षेत्र में स्थित, भारतीय क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, कंचनजंगा है, ठीक है। भारतीय क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, केटू या गाडविन स्टीन, ठीक है। तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मंसालू, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, ये कामेत हो गया आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। और उसके बाद ये जो नंगा पर्वत है ना, ये तो आपको पता ही है कहां हो गया? लद्दाख। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहां तक हम लोग किसको निपटा लिए? महान हिमालय को निपटा लिए। अब उसके बाद आगे चलेंगे तो आएगा मध्य हिमालय, या जिसको हिमाचल बोलते हैं। तो उसमें कई तरह की श्रेणियां हैं, जैसे महाभारत श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है, फिर पंजाल श्रेणी है, वहीं पे गुलमर्ग, सोनमर्ग आएगा, बुग्याल प्यार आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज जो है करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी एक बार जो है इतना पढ़े हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है, और नोट्स एक बार देख लेते हैं। आज नोट्स में थोड़ा सा आगे तक हम लोग बढ़ जाएंगे, ताकि कल आपको पढ़ाएं तो थोड़ा सा रिवीजन रहे, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं।